Welcome students. In the first lecture of Human Health and Disease, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और यह टॉपिक एकेडमिक प्लस कंपटीशन दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। कई अलग अलग सेक्शंस इस टॉपिक में गुजरेंगे, जैसे फर्स्ट टॉपिक हेल्थ के बारे में आता है, सेकंड टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में आता है कि कौन कौन सी डिजीज़ ह्यूमन में पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। थर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में आता है कि इम्यून सिस्टम कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीजेज। नेक्स्ट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आते हैं कि कौन कौन से हम प्रोफाइलेक्सिस को अप्लाई करके इस डिजीज़ से अपना बचाव कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें ड्रग्स के बारे में आता है, एडोलेसेंट के बारे में आता है, उनकी क्या क्या साइन और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में आता है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ से हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह हेल्थ और डिजीज दोनों को डिफाइन करने से स्टार्ट होती है। जैसे सपोज करें हम लोग दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए। इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दो इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं, वर्ड हैं, एक हेल्थ का है और एक क्या है, डिजीज़ का है। फर्स्ट हेल्थ क्या होती है और सेकंड डिजीज़ क्या होता है, और इसके बाद तब हम आपको बताएंगे कि हेल्थ और डिजीज़ दोनों का रिलेशन कैसा है। इसमें हेल्थ और डिजीज़ में जाने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के बारे में दिया गया है। उसमें सबसे पहला दिया गया है एक नाम जिसको हम लोग हिपोक्रेट्स नाम देते हैं। देखिए, हिपोक्रेट्स, CRATES, और आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर देंगे यहीं से, हिपोक्रेट्स। वर्ल्ड मेडिसिन में जो एलोपैथिक मेडिसिन है, उस एलोपैथिक मेडिसिन के फाउंडर माने जाते हैं। ये हमारे मेडिकल साइंस में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसमें आप BDS MBBS ये सब कोर्स करते हैं, उस कोर्स के फाउंडर में इनका नाम आता है हिपोक्रेट्स का। और हिपोक्रेट्स के साथ साथ एक और हमारा सिस्टम इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। जैसा हिपोक्रेट्स ने बताया था, ठीक वैसा ही एक कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट हिपोक्रेट्स ने तो खैर बाद में बताया था, हमारे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पहले दिया गया था, बट सेम कॉन्सेप्ट दिया था हिपोक्रेट्स ने। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट को हम लोग गुड ह्यूमर थियोरी कहते हैं। जो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में दिया गया है कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट है क्या? तो आंसर है, यह कॉन्सेप्ट है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को समझना है। बिगनिंग है, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट बुक की लाइन पकड़ के भी आप चलते चले जाएंगे तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे कंपटीशन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके खुद की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और इसी को हम लोग ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट या थियरी इसको कहा जाता है, ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट। तो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम दोनों जगह से एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या इसको हम लोग ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट कहते हैं।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यह है क्या। तो आप समझिए कोई एक पर्सन है, यह पर्सन है, और इस पर्सन की बॉडी के अंदर, इसके शरीर के अंदर जो बाइल है, यह बाइल ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का। हमारे आयुर्वेद सिस्टम में त्रिदोषा का नाम दिया गया है। त्रिदोषा मतलब 3 डिफरेंट दोषेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, वात, कफ एंड पित्त। तो जो पित्त दिया गया है वह किसके लिए दिया गया है? बाइल के लिए दिया गया है। आयुर्वेदा का पूरा सिस्टम जो होता है त्रिदोषा पर चलता है, वात, कफ एंड पित्त। जो पित्त चीज है वह पित्त क्या है? बाइल। तो इसके बारे में कहता है कि ए पर्सन हुज बाइल इज ब्लैक इन कलर। हिपोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट भी कहता है और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी कहता है। एंड दिस इज द साइन ऑफ, दिस ब्लैक कलर इज द साइन ऑफ हॉट पर्सनालिटी, हॉट पर्सोनॉलिटी विथ फीवर। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसका बाइल का कलर ब्लैक हो गया, द पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल इज द साइन ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड फीवर। किसी के अंदर भी बाइल का कलर कैसा हो गया? ब्लैक। तो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम यही कहता है, हिपोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि द पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल सो हॉट पर्सनालिटी विथ फीवर। उसको क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फीवर मीन्स हाई बॉडी टेम्परेचर। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज गुड ह्यूमर थियरी और ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या, यही चीज़ क्या कहलाता है? गुड ह्यूमर थियरी। तो व्हाट इज गुड ह्यूमर थियरी? गुड ह्यूमर थियरी इज दिस, ए पर्सन, ये एक पर्सन है, पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल इज द साइन ऑफ हॉट पर्सनालिटी एंड फीवर। तो इसी जगह से कुछ डिजीज के कॉन्सेप्ट शुरू हुए, रोगों के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया कि परेशानियां क्या होती हैं, डिजीज क्या होती है। जब कौन सी थियरी आई? तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी गई हिपोक्रेट्स के द्वारा और हमारे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के द्वारा कि एक पर्सन है जिसके बाइल का कलर ब्लैक है, तो यह ब्लैक बाइल साइन है हॉट पर्सनालिटी, जिसके अंदर क्या होगा? फीवर होगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि बाद में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गुड ह्यूमर थियरी है मैं आपको बता चुका हूं, अब इसके आगे की बात समझा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो ये अब सेकेंड पॉइंट शुरू हो गया। विलियम हार्वे हु डिस्कवर्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, डिस्कवर्ड। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर्ड किया था? विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। डिस्कवर्ड क्या चीज भाई? तो ब्लड सर्कुलेशन को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। अब इन्होंने क्या किया कि उसी पर्सन को लिया, ऐसा ही कोई एक पर्सन था, और इस पर्सन जिसके अंदर की इसका बाइल का कलर, इसका बाइल भी ब्लैक कलर का था। बाइल कैसा था? ब्लैक। अब विलियम हार्वे का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इन्होंने एक ऐसा पर्सन सेलेक्ट किया जिस पर्सन का बाइल कैसा था? ब्लैक कलर का था, और इन्होंने
थर्मामीटर का यूज़ किया, यूजिंग थर्मामीटर, और इस थर्मामीटर से इसके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया। ही मेजर द बॉडी टेम्परेचर। विलियम हार्वे हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन यूजिंग ए थर्मामीटर and measure the body temperature of a person having black bile, and they found that their body temperature was, इसका body temperature क्या था? The body temperature was normal. Body temperature was normal. अब हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, दोनों सिस्टम क्या कहता था कि द पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल सो फीवर, और विलियम हार्वे जिन्होंने कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, साइंस धीरे धीरे अब एडवांस होता जा रहा था, तो उन्होंने थर्मामीटर के द्वारा एक ऐसे पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जिसका बाइल किस कलर का था? ब्लैक कलर का था। तो उन्हें उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा मिला? नॉर्मल मिला। दोनों में कंट्राडिक्शन समझ में आया आपको? पहला कंडीशन कहता है कि ब्लैक बाइल होगा तो फीवर होगा, दूसरा क्या कह रहा है? विलियम हार्वे क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन है, इसका ब्लैक बाइल है, तब भी इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, क्योंकि इस समय तक एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड हो गया था जिसका नाम था थर्मामीटर, और थर्मामीटर का यूज़ करके जब इसके बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया तो ब्लैक बाइल वाले पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या मिला? नॉर्मल मिला। सो विलियम हार्वे देखिए, अब आइए यहाँ पर, विलियम हार्वे डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर थियरी, गुड ह्यूमर कॉन्सेप्ट, गुड ह्यूमर के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया, डिस्कार्डेड एट ऑल। तो यहाँ से हम लोगों को धीरे धीरे अब कुछ चीज़ों को समझ आनी शुरू हो गई कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात कह रहा है, या कहीं ना कहीं ये हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड बातें कही जा रही थी। तो इन आवर टेक्स्ट बुक टू इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, कॉन्सेप्ट is mentioned. First, according to Hippocrates and Indian Ayurveda system, good humor theory named as black bile concept. This theory is stated that a person having black bile is the sign of hot personality and fever. Second point, William Harvey, who discovered blood circulation, measured the body temperature of a person by using thermometer whose bile was black in color, and after thermometer measurement he found their body temperature was normal. So finally William Harvey disproved the good humor concept. गुड ह्यूमर के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया? डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब आप समझ सकते हैं दो कॉन्सेप्ट जिसको कि मैंने आपको टू दी पॉइंट टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितनी जो चीज़ें थी इसको मैंने बताया, और इसको आप नोट भी कर लीजिए। इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को, दोनों को। अब आइए हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं अपने इंट्रोडक्शनरी पॉइंट्स में। स्टूडेंट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दो पॉइंट हो गया, अब आइए तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं हम लोग। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक ने लिखा है, बायोलॉजी स्टेटेड, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में दिया गया कि बायोलॉजी क्या कहती है। बायोलॉजी लिखते भी रहिएगा, बायोलॉजी स्टेटेड biology stated that mind influence immune system, mind influence immune system, and immune system maintain health.
माइंड इन्फ्लुएंस, देखिए यहां पर एक शब्द है इन्फ्लुएंस, माइंड इन्फ्लुएंस नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन हेल्थ। हो गया। बट अब क्वेश्चन है कि हाउ माइंड इन्फ्लुएंस, माइंड ये हमारा दिमाग, ब्रेन, हाउ माइंड इन्फ्लुएंस और इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे टोज से लेकर के सिर तक है, हर जगह पर इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक आर्गन नहीं है, ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में प्रेजेंट होता है हमारा इम्यून सिस्टम। कुछ सेल्स के द्वारा चलता है, कुछ ब्लड के द्वारा चलता है, कुछ टिश्यू फ्लूइड के द्वारा चलता है, कुछ ऑर्गन्स के द्वारा चलता है। तो ये इम्यून सिस्टम एक वास्ट थिंग है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर कि क्या क्या होता है इम्यून सिस्टम में। ये हमारा जो माइंड है हमारे बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो वही टेक्स्ट बुक लिखती है कि माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम बाय या थ्रू नर्वस सिस्टम as well as mind influence immune system through endocrine system via hormone endocrine system। तो आंसर मिल गया हमें, क्या मिल गया? इसका मतलब अगर हेल्थ की कभी बात कही गई, इसका मतलब है कि हेल्थ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और इम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। और माइंड इन्फ्लुएंस और इम्यून सिस्टम वाया नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, देन इम्यून सिस्टम मेंटेन द हेल्थ। और तब जाकर के जब ये इन्फ्लुएंस होता है इम्यून सिस्टम, तब जाकर के यह इम्यून सिस्टम इस हेल्थ को मेंटेन करता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली माइंड का रोल तो है हेल्थ के मेंटेनेंस में, क्योंकि अगर यह माइंड इस इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करता तो फिर यह इम्यून सिस्टम हेल्थ को मेंटेन कैसे करता? तो माइंड और इस हेल्थ दोनों का रिलेशन है, किसके थ्रू है? इम्यून सिस्टम के थ्रू है। अब यहाँ पर आता है कि माइंड इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? तो हार्मोन के थ्रू करेगा, अपने न्यूरॉन्स के थ्रू करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रिटेन that biology is stated that mind influence immune system via endocrine system and nervous system, then immune system maintain the health। क्लियर हुआ? तो इसको आप लिख लीजिएगा। 10 इट इज वेरी क्लियर। 10 इस प्रकार माइंड एंड मेंटल स्टेटस, माइंड प्लस मेंटल स्टेट, माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट द हेल्थ को सीधे सीधे अफेक्ट करता है यह। 10 इस प्रकार माइंड एंड मेंटल हेल्थ, मतलब माइंड हमारा है और इस माइंड का अपना हेल्थ भी है, ये अच्छा होना चाहिए। माइंड एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट द मेंटल स्टेट। क्या मेंटल स्टेट है? स्टेट अफेक्ट द हेल्थ। तो जो हम हेल्थ की बात करते हैं बॉडी की, इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे आता है? माइंड से आता है। और इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है, जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम and immune system maintain health। thus mind and mental health affect the health, mental state health affect the health। चलिए आगे बताते हैं आपको। अगला कंडीशन आता है चौथे पॉइंट्स में, फोर्थ पॉइंट में, हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड। हेल्थ is
अफेक्टेड बाई, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई। अब सुनिएगा नेक्स्ट चीज, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा? थर्ड कॉन्सेप्ट था ये। तीसरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड है। अब हम चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ गए कि हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड। तो आंसर है हेल्थ इज अफेक्टेड बाई। हेल्थ किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तीन चीज़ों से, एक जेनेटिक डिसऑर्डर से, एक हमारी लाइफ स्टाइल से, और एक इन्फेक्शन से। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई हाउ मेनी फैक्टर्स? आंसर है 3। कौन कौन सा? जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। क्लियर? तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स के द्वारा? 3 फैक्टर्स के द्वारा। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई? तो सुनिए, फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में पूछेंगे होता क्या है भाई? तो सुनिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के 2 कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट, डिफिशियंसी, कमी। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा भाई? डिफिशियंसी विथ विच चाइल्ड बॉर्न, डिफिशियंसी विथ विच चाइल्ड बॉर्न, एक ऐसी कमी जिस कमी के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ। मीन्स बाई बर्थ, जन्म से ही बच्चे में कोई ना कोई कमी है। बाई बर्थ जो एक बच्चे में कमी है, उसी डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। डिफिशियंसी विथ विच ए चाइल्ड बॉर्न। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका दिया गया है डिफेक्ट, डिफेक्ट विथ विच, डिफेक्ट विच चाइल्ड inherits from parent from birth। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट कर रहा है। डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स, चाइल्ड में इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट्स, इनहेरिटेड नहीं, इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, उसके माँ बाप से, पेरेंट्स से जन्म के समय एक बच्चे में डिफेक्ट आया, एंड दैट डिफेक्ट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन था हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड, तो आंसर इसका दे रहा है हेल्थ इज अफेक्टेड बाई 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? आंसर है डिफिशियंसी विथ विच चाइल्ड बॉर्न, एक कमी, जिस कमी को लेकर के बच्चे का जन्म हुआ, मतलब जन्म से ही बच्चे में कोई कमी है, और जो कमी है बच्चे के अंदर वही उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिफेक्ट, एक डिफेक्ट है विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, पेरेंट से जन्म के समय बच्चे में एक डिफेक्ट आ गया, तो जन्म से पेरेंट से जो उसका डिफेक्ट आया, उसी डिफेक्ट का नाम क्या हुआ? जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ। जीन का डिफेक्ट आया, पेरेंट से आया, कब आया? बर्थ के समय से आया। ये हो गया 3 फैक्टर्स में। पहला फैक्टर आपने देखा, फर्स्ट फैक्टर यू हैव लर्न, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज इन्फेक्शंस। हेल्थ किसके द्वारा अफेक्टेड होगा भाई? तो आंसर है इन्फेक्शंस के द्वारा। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोवन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, हेलमिंथिस इन्फेक्शंस, environmental infections, allergic infections. So many infectious agents are present in our surrounding,
which enter in our body and interfere the health। तो हेल्थ को अफेक्ट करने में केवल जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसा नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो एक है, एक नंबर पर है, क्योंकि ठीक ही नहीं होगा। अगर किसी के अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इट इज़ नॉट क्यूरेबल, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। बट इन्फेक्शंस के क्योर पॉसिबल्स हैं। सेकेंड थिंग्स which affect the health is infections and third thing, तीसरा, तीन चीजें हैं ना, 3 फैक्टर्स ये लिखा गया है। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शंस, तीसरे में आ जाइए लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, ये है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल क्या होती है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है भाई? तो रेस्ट एंड एक्सरसाइज। हाउ डू आई टेक रेस्ट, हाउ डू आई डू एक्सरसाइज? द फूड एंड वाटर वी टेक। क्लियर? जो भोजन और पानी हम लेते हैं क्या वो हेल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड को हम ले रहे हैं? तो ये चीज़ें लाइफ स्टाइल में आती हैं। लाइफ स्टाइल क्या क्या होता है भाई? फूड एंड वाटर वी टेक। लाइफ स्टाइल में पहला क्या होगा? फूड एंड वाटर, वाटर वी टेक, जो हम लेते हैं ये हमारी लाइफ स्टाइल है। सेकंड देखिए, फूड एंड वाटर वी टेक, पहला लाइफ स्टाइल। सेकंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। थर्ड वन इज द हैबिट, हैबिट स्वभाव, हैबिट वी हैव और लैक, वी हैव और लैक। क्या है हैबिट? लाइफ स्टाइल की 3 चीजें, फूड एंड वाटर वी टेक, विच टाइप ऑफ फूड वी टेक? This is digestive food, undigestive food, hygienic food, unhygienic food, water, fresh water, contaminated water, कैसा लेते हैं? ये हमारी हेल्थ को सीधा सीधा अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। रेस्ट, हाउ डू आई टेक रेस्ट? एक्सरसाइज, द प्रोसीजर ऑफ एक्सरसाइज यू मेंटेन्ड आर करेक्ट और इनकरेक्ट, दे डायरेक्टली अफेक्ट द health. Habit, so many habits a person having, like the habit of alcohol drinking, habit of drugs taking. These are the habits we have or lack. The habit we have or lack, rest and exercise, food and water we take, are the lifestyle. So the 3 important factors, only 3 factors, genetic factors, infections, lifestyle, directly affect the health. तो स्टूडेंट्स आपने तीसरे और चौथे पॉइंट्स में हेल्थ के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि बायोलॉजी क्या कहती है? कहती है कि माइंड इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है तो इम्यून सिस्टम हेल्थ को मेंटेन करता है। अगली बात क्या कहता है? इसीलिए माइंड और मेंटल स्टेट हेल्थ को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। अगले पॉइंट में आता है कि हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है? आंसर है हेल्थ 3 डिफरेंट थिंग से अफेक्टेड होता है। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इन्फेक्शन, थर्ड लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? तो डिफिशियंसी विथ विच चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चे का जन्म एक कमी के साथ होता है। डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, एक ऐसा डिफेक्ट जो एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से जन्म के साथ मिलता है, वह क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शंस, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। लाइफ स्टाइल, फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, एंड हैबिट वी हैव आर लैक।
तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं जो कि हेल्थ को सीधे सीधे अफेक्ट करती रहती हैं। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट। अब हम पांचवें स्टेटमेंट पर आ गए, फिफ्थ पॉइंट्स पर इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के पांचवें स्टेट पर। और यहां से हम लोग हेल्थ को डिफाइन करेंगे। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ क्या है? तो पहली चीज तो इतना आप समझ लीजिएगा, हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज, एक व्यक्ति के अंदर कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, suppose a person is physically fit, there is no disease in their body. Can you tell me the person who is physically fit without any disease are healthy? Answer है no. एक पर्सन जिसके अंदर कोई रोग नहीं है और उसकी बॉडी फिजिकली फिट है, बॉडी पूरी फिजिकली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ पैर में, सिर में, कहीं भी, और कोई रोग भी नहीं है उसमें, कोई इन्फेक्शंस भी नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है, तो क्या वो हेल्दी है? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ये मेडिकल साइंस क्या कहता है? कहता है कि हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। रोग नहीं है तो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। फिजिकली फिट है तो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। क्या कहता है? हेल्थ की डिफिनीशन होती है कि एक पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली, सपोज करो एक पर्सन है जिस पर्सन के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, डिजीज नहीं, कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं, और बिल्कुल वो वेल एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को फिजिकली फिट किया हुआ है, बट उसका जो साइकोलॉजिकल थॉट है वो थॉट गलत है। समझिए इस चीज को, साइकोलॉजिकल थॉट क्या है? गलत है। तो इसका मतलब ही इज नॉट हेल्दी। सोशली पर्सन जिसमें कोई रोग नहीं है, बॉडी उसकी पूरी तरह से फिट है, बट उसका जो वर्क है समाज में और उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो एक क्रिमिनल का वर्क है, तो क्या वो हेल्दी है? नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है। उसमें तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्रिमिनल सिंड्रोम्स, जैकब सिंड्रोम्स। ऑलवेज ही इज क्राइंग, चिल्लाता। बॉडी देखने में क्या पूरी तरह से फिट है, जब ब्लड टेस्ट हुआ, सीरम टेस्ट हुआ, म्यूकस टेस्ट हुआ, स्किन टेस्ट हुआ, कोई रोग नहीं, बट ही इज ए क्रिमिनल। दैट मीन्स ही इज नॉट सोशली वेल बीइंग। और जब वो सोशली वेल बीइंग नहीं है तो हाउ ही इज हेल्दी? हेल्दी कैसे हो सकता है? तो केवल डिजीज का न होना और फिजिकली फिट हो जाना हेल्थी नहीं होता। यही साइंस कहता है, यही मेडिकल साइंस का रूल है कि हेल्थ 4-5 चीज़ों के द्वारा देखा जाता है। एक तो फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, एक मेंटल फिटनेस देखी जाती है, कहीं उसकी जो सोच है दिमाग की वह सोच तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है।
सब कुछ ठीक है और उसकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग निगेटिव थिंकिंग है, उसकी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, तो वो हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स की गड़बड़ियां हैं। सोशली वेलबींग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, समाज में वह एक्सेप्टेबल है कि नहीं। साइकोलॉजिकल वेलबींग, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी साइकोलॉजी के आधार पर वह वेल है कि नहीं। अगर इन चारों चीज़ों को देखेंगे, चारों में अच्छा हुआ तो वह हेल्दी है, अदरवाइज वह अनफिट है। तो स्टूडेंट्स, हेल्थ की पहली लाइन आपकी बुक क्या लिखती है कि हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। तो अपने दिमाग में इस बात को आप रखिएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट डिफिनीशन? करेक्ट डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की करेक्ट डिफिनीशन क्या है? तो राइट डाउन द डिफिनीशन स्टूडेंट्स। स्टेट ऑफ कंप्लीट लिखिए, स्टेट ऑफ कंप्लीट लिख दूं मैं? चलिए लिख देता हूं मैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। क्या चीज भाई? साइकोलॉजिकल वेलबींग, वेलबींग BEING। What is the correct definition of health? State of complete physical, mental, social, psychological well-being is known as health। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, साइकोलॉजिकली फिट है, तो वो हेल्दी है। तो व्हाट इज द हेल्थ? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिजिकल भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी ठीक होना चाहिए, सोशली भी ठीक, समाज में भी उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग होने चाहिए, साइकोलॉजिकली भी उसके जो थॉट हो, थिंकिंग हो, विचारधाराएं हो, वो पॉजिटिव हो, अच्छी हो, तो वो हेल्थ कहलाएगी। दिस इज हेल्थ। अब एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पर्सन है, जैसे सपोज करो ये पर्सन की बात मैं कर रहा हूं, यह एक पर्सन है और द पर्सन इज हेल्दी। ये पर्सन कैसा है? हेल्दी। मतलब क्या है भाई? तो आंसर है ये फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, सोशली भी फिट है, साइकोलॉजिकली भी फिट है। सारी स्टेट, 4 स्टेट है हेल्थ की, चारों सही हैं, तो ये हेल्दी है। एंड हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, जो भी हेल्दी पर्सन होंगे, हेल्दी पर्सन आर मोर इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट इन वर्क, मोर इफिशिएंट इन वर्क। जो भी हेल्दी पर्सन होगा वह अपने वर्क में काफ़ी इफिशिएंट होगा। कोई भी पर्सन हो। और हेल्थ का मतलब ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। एंड ए हेल्दी पर्सन, ए हेल्दी पर्सन आर मोर इफिशिएंट इन वर्क, मोर इफिशिएंट इन वर्क, वर्क में इफिशिएंट होगा। अब आता है एक और चीज, हेल्थ क्या गिवन, गिवन, गिवन हेल्थ क्या देती है? तो देखिए इसके बारे में आता है हेल्थ, जो हेल्थ से मिलता है हमें।
हेल्थ में 3 चीज़ें मिलती है, इंक्रीजेज, हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी जीवन को लंबा बनाता है, हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल, लॉन्गिविटी ऑफ पीपल, उम्र जिसको हम लोग कहते हैं, अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसकी उम्र क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है। हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल। दूसरा, सेकंड क्या कहता है, क्या गिवन है भाई हेल्थ से, तो आंसर होता है इट रिड्यूसेस, ये कम कर देता है, रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्फेंट मतलब बच्चों की मृत्यु दर को कम कर देता है। ए सोसाइटी इज हेल्दी सोसाइटी, इन दैट सोसाइटी द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर 0, बट ए सोसाइटी is unhealthy, crowded society, unhygienic society, where so many people living in a small area, then in that places the infant mortality rate are high because the people living in that area are not healthy. So health increases the longevity of people, health reduces the infant mortality rate. And third thing which are given by health is health reduces mother mortality rate, मदर मोर्टेलिटी रेट को भी हेल्थ क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। समझ में आता है? कुछ चीजें हैं कि हेल्थ क्या करता है, तो ए हेल्दी पर्सन आर मोर इफिशियंट, हेल्दी पर्सन आर मोर इफिशियंट एट वर्क, health increases the longevity of people, health reduces the infant mortality rate, health reduces the mother mortality rate। बात उठेगी कि हेल्थ से अगर इतना मिल रहा है तो ये हेल्थ आएगा कहाँ से, जिसमें कि हम चारों चीज़ों को अच्छा कर सकें, फिजिकल फिटनेस भी बना सके, मेंटल फिटनेस भी कर सके, सोशल फिट भी हो जाए, साइकोलॉजिकली फिट भी हो जाए। तो प्रश्न आएगा ना कि इसका इतना फायदा है तो ये हेल्थ कैसे मिलेगा, इस हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो सुनिए, द हेल्थ इज मेंटेन्ड बाई, हेल्थ कैसे मेंटेन होता है, तो अगला स्टेटमेंट आता है द हेल्थ इज मेंटेन्ड बाई, हेल्थ कैसे मेंटेन होगा, हाउ टू मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे जिससे कि हम वर्क में इफिशिएंट रह सकें। तो इसका आंसर सुनिएगा, फर्स्ट थिंग्स हु मेंटेन द हेल्थ इज बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, फर्स्ट थिंग्स बैलेंस्ड डाइट, balanced diet is necessary for the maintaining health, personal hygiene, second thing personal hygiene, पर्सनल हाइजीन खुद की साफ सफाई, हाइजीन मतलब साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन। थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज, regular exercise, and fourth and last is yoga practices। And this yoga is not only for fitness but this is physical and mental, both fitness is maintained by physical plus mental। अगर फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस है तो इट इज़ ओनली अचीव्ड बाई योगा, नॉट अदर थिंग्स। एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं तो इससे बॉडी फिट होती है, मेंटल फिटनेस नहीं आती, तो कुछ ना कुछ कमियां सबकी होती है, बट योगा इज़ वन ऑफ द कंप्लीट स्टेट टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हाउ हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय ए पर्सन, ए पर्सन मेंटेन देयर हेल्थ by creating 4 different things। First,
बैलेंस्ड डाइट, सेकेंड पर्सनल हाइजीन, थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज, फोर्थ योगा, एंड फोर्थ योगा is especially for physical and mental both health as you mention your textbook. चलिए ठीक है, ये हेल्थ तो समझ में आया, ये भी समझ में आएगा कि हेल्दी पर्सन है तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन है तो उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। हेल्थ हमें क्या देगा? पीपल की लॉन्गेविटी को बढ़ा देगा, IMR को रिड्यूस कर देगा, MMR को रिड्यूस कर देगा। हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे? आंसर है बैलेंस डाइट के द्वारा, पर्सनल हाइजीन के द्वारा, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा। मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे? बाय योगा। अब बात उठेगी, चलिए हेल्थ तो हो गया, इसमें डिजीज क्या है? हेल्थ तो हो गई, अब आइए बात करते हैं डिजीज में क्या, रोग क्या होता है? व्हाट इज डिजीज? तो नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट आप डालेंगे डिजीज के बारे में। 6th पॉइंट इज अबाउट डिजीज। डिजीज देखिए, डिजीज का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर, कोई एक पर्सन हो, उस पर्सन का शरीर का एक या एक से अधिक ऑर्गन्स, एक या एक से अधिक सिस्टम एडवर्सली वर्क करने लगें। व्हेन, जैसे कोई एक पर्सन है, उस पर्सन में कोई एक ऑर्गन है, कोई एक से ज़्यादा ऑर्गन हो सकता है, कोई एक सिस्टम है, एक से ज़्यादा सिस्टम हो सकता है। यह सिस्टम जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो उल्टी हो जाए, एडवर्सली वर्क करने लगे, देन द कंडीशन इज नोन एज डिजीज। तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। जिसके कि कई अलग अलग साइन और सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम एडवर्सली वर्क कर रहा है, उससे कोई साइन नहीं आ रहा है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। तो एडवर्स वर्क करने का साइन भी बॉडी में आना चाहिए, उसका सिम्टम भी आना चाहिए। अगर साइन और सिम्टम आ रहा है तो डिजीज है, नहीं आ रहा है तो डिजीज नहीं है। तो अब इसके बारे में आप लिखेंगे व्हेन द फंक्शनिंग, मैं बोल रहा हूं, लिखते भी रहा हूं, व्हेन द फंक्शनिंग of one or more organs or systems, ठीक है ना? When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely, उल्टा, ठीक है ना? adversely affected, और केवल अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, characterized by sign and symptom, adversely affected and characterized by various sign, SIGN, and symptom, sign and symptom, it is called disease। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? then it is called डिजीज। तो इसकी डिफिनीशन बिल्कुल अलग है। हेल्थ का मतलब, देखिए अब दोनों डिफिनीशन आपके सामने है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। यहां क्या कह रहा है? डिजीज में सोशल से मतलब नहीं है। डिजीज में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब किसी भी व्यक्ति का एक या एक से अधिक ऑर्गन, एक या एक से अधिक सिस्टम
एडवर्सली वर्क करे और वह करेक्टराइज्ड हो डिफरेंट साइन से, डिफरेंट सिम्टम से, तो उसको हम डिजीज कहेंगे। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम of the body is adversely affected and characterized by various signs and symptoms, it is called disease। इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? डिजीज बोलेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न है, यहां पर थोड़ा समझना होगा हम लोगों को कि जिस डिजीज की हम लोग बात करते हैं, यह डिजीज किसके द्वारा होता है? तो आंसर होता है कि डिजीज़ के तो 3 अलग अलग चीज़ कारण हो सकते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल का कारण हो सकता है, एक इन्फेक्शन कारण हो सकता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर कारण हो सकता है, क्योंकि वही हेल्थ को अफेक्ट करता है और जो हेल्थ को अफेक्ट करेगा वही क्या होगा? डिजीज़ काजिंग होगा। तो हम लोग 7वें स्टेप में बात करेंगे उन चीज़ों की। 7th स्टेप में वी आर गोइंग टू टॉक those things which causes disease, जिनके द्वारा हमारे शरीर में डिजीज होता है, रोग होता है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं बात करने उस फैक्ट की जिसके द्वारा कि एक पर्सन में डिजीज हो सकती है, और वो नाम आता है पैथोजेंस का। किसका आता है भाई? पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग भी है? तो सुनिए, जैसे मैं बोलता हूं कि पैथोजेंस और पैरासाइट्स, अभी बाद में बताएंगे कि दोनों एक हैं अलग। पहले आप समझिए पैथोजेंस क्या होता है और पैरासाइट्स क्या होता है। पैथोजेंस का मतलब ये होता है कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोवन, हेलमिन्थेस, they causes disease in a person, they causes disease in a person and such disease causing organisms are called as pathogens। कोई भी ऐसा लिविंग एजेंट, लिविंग शब्द बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा लिविंग एजेंट हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स में क्या अंतर होता है। और जब हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो पैरासाइट्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा एजेंट विच काजेज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन द बॉडी। जो होस्ट, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी एक एजेंट का होस्ट है, तो होस्ट के अंदर रह करके या बाहर रह करके वहाँ से अपना नरिशमेंट लेता है और होस्ट को नुकसान पहुँचाता है, तो वो पैरासाइट कहलाएगा। तो पैरासाइट का मतलब होगा कि डिजीज़ काज करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो दिया नहीं गया। बोला गया कि होस्ट के बॉडी के अंदर रह करके या बाहर रह करके उसको नुकसान पहुँचा रहा है, और नुकसान पहुँचाते हुए यदि डिजीज़ काज कर गया तो पैथोजन होगा, डिजीज़ काज नहीं किया तो पैथोजेंस नहीं होगा। ये स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना है। तो आइए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं कि पैथोजेंस और पैरासाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम पैथोजेंस के बारे में बताते हैं आपको। ए वाइड रेंज, आप लोग भी नोट करेंगे, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, जैसा मैंने बोला था, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थेस, wide range of organisms like viruses, bacteria, fungi, protozoans, helminthes could causes disease
could causes disease करते हैं, एंड फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बोलिए पैथोजेंस। जो डिजीज काज करेगा उसका नाम क्या होगा भाई, आंसर है उसका नाम पैथोजन होगा। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवन, हेलमिन्थेस could causes disease and such disease causing organisms are called pathogens। पैरासाइट्स के बारे में क्या है, तो सुनिए पैरासाइट्स के बारे में आता है कि पैरासाइट्स मैंने बोला था ना कि शरीर के बाहर रह करके या अंदर रह करके, पैरासाइट्स causes harm to the host, causes harm to the host, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं by living in or on, by living in or on, by living in or on, अंदर या बाहर रह करके। them, on them, उनके अंदर रहें या बाहर। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द, देखिए ऑल नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। तो जब कभी भी पैथोजेंस के बारे में आपसे बोला जाए या शब्द आ जाए तो आप समझिएगा, श्योरली रहिएगा कि दे कैन काजेज डिजीज, वो क्या काज करेगा, डिजीज काज करेगा ही करेगा अगर वो पैथोजेंस है तो। पैरासाइट्स में याद रखिएगा कि दे फाउंड इनसाइड द होस्ट और आउटसाइड द होस्ट एंड दे काजेज हार्म टू द होस्ट। सो मोस्ट ऑफ द, शब्द अंत में क्या देखना, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर द पैथोजेंस। इसीलिए बहुत सारे पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। एक बात और आपको यहां पर याद रखना जरूरी होता है कि कोई भी पैथोजन हो, उस पैथोजन के लिए एक चीज या बहुत जरूरी है कि द पैथोजन हैव टू एडॉप्ट लाइफ विद इन इन्वायरमेंट ऑफ, हैव टू एडॉप्ट लाइफ विद इन environment of host, environment of host। जैसे सपोज करो यहां पर आप थोड़ा ध्यान देना, यह एक पैथोजन है, दिस इज पैथोजन, और यह पैथोजन सपोज करिए एक होस्ट बॉडी है, ये ह्यूमन का ही हम दिखा रहे हैं आपके सामने, ये ह्यूमन इसका होस्ट है, इस पैथोजन का ये होस्ट है। तो इस पैथोजन के अंदर इस होस्ट में रहने के लिए एडाप्टेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए अगर यह पैथोजन इसके गट का है, पैथोजन ऑफ गट, ये गट का पैरासाइट है, तो आपको पता है ना कि गट में पीएच कैसा होगा, लो पीएच होगा, और ये एंजाइम्स होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समझिएगा इस चीज़ को कि कोई भी पैथोजन है, ये किसी होस्ट में अगर डिजीज काज करेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि यह पैथोजन इस होस्ट में पहले एडाप्ट हो, उस होस्ट के इन्वायरमेंट में। जैसे मान लीजिए इस पैथोजन को गट के अंदर इन्फेक्शन काज करना है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल स्टमक का पीएच लो होता है, वेरियस एंजाइम निकलते हैं, इस लो पीएच और एंजाइम के द्वारा यह पैथोजन किल हो सकता है। इसलिए यह पैथोजन तभी डिजीज काज कर पाएगा जब इस होस्ट के अंदर अपने आप को एडाप्ट कर लेगा इस लो पीएच पर और इस एंजाइम से रेसिस्ट हो जाएगा, तो ये डिजीज काज करेगा, अदरवाइज
नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी छोटे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग चलेंगे तो डिजीज़ के अलग अलग टाइप्स और एजेंट्स के बारे में, और हम अलग अलग डिजीज़ और कॉस्टिव एजेंट को याद करने की आपको साथ साथ ट्रिक्स बताते चलेंगे, उसके थ्रू वह स्टडी आसान हो जाएगी। देन वेट फॉर दैट लेक्चर, सी यू इन दैट लेक्चर, बाय।